आज मैं आपको एक बेहद ही दिलचस्प पैराडॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ। पैराडॉक्स का मतलब है कि एक ऐसी स्थिति जो शायद सच हो सकती है पर उसके बावजूद भी हमें इम्पॉसिबल लगती है। एक ही वाक्य में दो तरह की बातें बोली जाती हैं, वो दोनों ही सच हैं पर दोनों ही एक दूसरे से उल्टी हैं। जैसे कि फर्मी पैराडॉक्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। आज के समय में इंसानों को हमारे ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ पता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा सूर्य एक बेहद ही साधारण सा सितारा है और इस तरह के स्टार्स केवल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही करोड़ों की तादाद में हैं। आपके अंदाजे के लिए बता दूं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 40 से 80 बिलियन तारे सूर्य जैसे मौजूद हैं। बहुत ज्यादा चांसेज हैं कि इन सूर्य के जैसे स्टार्स के इर्द गिर्द पृथ्वी के ही जैसा कोई ग्रह घूम रहा होगा। इसके साथ ही ये भी पॉसिबल है कि ये ग्रह और सितारे हमारी खुद की पृथ्वी और सूर्य के मुकाबले कहीं ज्यादा समय से एग्जिस्ट करते आ रहे होंगे। अगर ऐसा सच है तो ये निष्कर्ष निकालना मुश्किल नहीं है कि किसी दूर के प्लैनेट पर एक इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म होनी ही चाहिए। एक ऐसी इंटेलिजेंट लाइफ जिसकी सभ्यता और टेक्नोलॉजी दोनों हमसे ज्यादा एडवांस हों। बिल्कुल आज हम जिस तरह से सोच रहे हैं उसी तरह इन एलियंस ने भी एक वक्त पर सोचा होगा कि स्पेस के दूसरे ग्रहों पर अनोखी सभ्यता हो सकती है। इसीलिए उन्होंने ऐसी मशीन भी बनाई होंगी जो इन नए प्लैनेट्स को खोज सकें। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इस चीज की इतनी ज्यादा संभावना है तो अब तक किसी सभ्यता ने हमसे मुलाकात करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या उनके होने का हमें अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिल जाना चाहिए था? फर्मी पैराडॉक्स इसी परेशानी को सामने लाता है। अगर धरती उन करोड़ों ग्रहों में से एक है जिसकी कंडीशंस के अंदर नए तरह के जीव जंतु पैदा हो सकते हैं, तो अब हम ही ऐसे यूनिक जीव क्यों हैं जो खुद सोच और समझ सकते हैं? हर जगह पर यूएफओ के देखे जाने की बात की जाती है या कई बार तो ये तक कहा जाता है कि अमेरिका के पास एलियंस के अवशेष हैं, किंतु अभी तक पब्लिकली हमें इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई है? हालांकि इस पैराडॉक्स को खारिज करने के लिए ज्यादातर लोगों के पास सिर्फ एक ही जवाब है, वो ये कि हमारी धरती उन बिलियंस दूसरे ग्रहों में सबसे ज्यादा अलग और लकी है जहां पर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म पैदा हो पाई है। कुछ इसी तरह के हजारों विरोधाभास दुनिया भर में कहे गए हैं और उन्हीं में से एक है ओल्बर्स पैराडॉक्स। ओल्बर्स पैराडॉक्स एक बेहद ही आसान सा सवाल हमसे पूछता है, रात के वक्त हमारा आकाश अंधेरे से क्यों भर जाता है? या यूं कहें कि रात को आसमान काला क्यों दिखाई देता है? आखिर आकाश में हजारों लाखों चमकते हुए सितारे मौजूद हैं, तो उनकी रोशनी हमें रात में दिखाई क्यों नहीं देती? आज हम इसी पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करेंगे, तो बस बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस पैराडॉक्स का नाम हेनरिक विलहेल्म ओल्बर के नाम पर रखा गया है, जो साल 1758 से साल 1840 के बीच में जिंदा थे। कहीं न कहीं देखें तो इस आसान से सवाल का एक बेहद ही आसान सा जवाब होना चाहिए। हमारी धरती एक निश्चित अक्ष पर घूमती रहती है, जिस वजह से हमें दिन और रात के होने का आभास होता है। इंसान धरती पर एक जगह पर स्थित होते हैं और दिन के समय में सूर्य की रोशनी रिफ्रैक्ट होकर धरती के एक साइड पर गिरती है। लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से ही आकाश का रंग भी नीला दिखाई देता है। अपनी एक्सिस पर घूमने के अलावा हमारी धरती सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। वहीं सूर्य आकाश में मौजूद एक ऐसी चीज है जो फिक्स्ड जगह पर है। हालांकि मिल्की वे गैलेक्सी में सूर्य भी गतिमान है, लेकिन पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य रेस्ट में है। अब रात के समय में धरती अपनी एक्सिस पर घूम जाती है। हम भले ही पृथ्वी पर एक ही जगह पर होते हैं, लेकिन हमारी पोजीशन बदल जाती है। अब धरती के दूसरी साइड पर सूर्य की रोशनी गिर रही होती है, वहीं हमारी साइड पृथ्वी की छाया में आ जाती है। इस पोजीशन में आप सूर्य को नहीं देख सकते, पर दूसरे तारे, ग्रहों और चांद को जरूर देख सकते हो। आकाश में मौजूद इन दूसरी वस्तुओं से इतनी ज्यादा लाइट नहीं निकलती, इसीलिए रिफ्रैक्शन होना संभव नहीं हो पाता। इसी वजह से आकाश का रंग रात के समय में काला होता है। कम से कम यही चीज आप में से बहुत से लोग भी सोचते होंगे, लेकिन ओल्बर का कहना है कि इसका इतना आसान जवाब नहीं है, क्योंकि वो धरती पर उस समय में रहा करते थे जब पूरी दुनिया में कहा जा रहा था कि हमारा ब्रह्मांड एक फिक्स्ड और इनफाइनाइट जगह है। फिक्स्ड और इनफाइनाइट से मेरा मतलब ये है कि ब्रह्मांड को बनाया नहीं गया था, वो हमेशा से ही मौजूद था। और तो और इस यूनिवर्स का कोई अंत भी नहीं है। हजारों करोड़ों स्टार्स हमेशा से ही आकाश में मौजूद हैं और एक फिक्स्ड जगह पर हैं।
तो अब ओल्बर कहते हैं कि जब वो धरती पर रात के समय में एक जगह पर खड़े होकर ऊपर की तरफ किसी भी दिशा में देखेंगे तो उनकी नजर के सामने कोई न कोई सितारा तो जरूर होगा, फिर चाहे वो तारा धरती के करीब हो या फिर कई हजार प्रकाश वर्ष दूर। और ये चीज सही भी है। अगर हम खुद रात के समय में किसी भी डायरेक्शन में देखेंगे तो उस डायरेक्शन में कोई न कोई स्टार जरूर होगा। आखिर ब्रह्मांड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स मौजूद हैं, तो ये चीज भी सच्ची होगी। इसी अंदाजे से ओल्बर ने कहा कि अगर आकाश के हर दिशा में कोई न कोई सितारा है और ये सितारे इनफाइनाइट नंबर में अंतरिक्ष में मौजूद हैं, तो उस हिसाब से रात में पूरा आकाश रोशनी से घिरा होना चाहिए था। अब सबके दिमाग में एक बात आएगी कि किसी भी स्टार के अंदर से जो रोशनी निकलती है उसकी तीव्रता दूरी के हिसाब से कम होती जाती है। जैसे कि सूर्य से निकलने वाली रोशनी नेपट्यून जैसे प्लैनेट पर बहुत कम मात्रा में पड़ती है। इसका मतलब रात के समय में एक तारा हमसे जितनी ज्यादा दूर होगा उसकी रोशनी उतनी ही ज्यादा कम होगी। लेकिन ओल्बर का कहना है कि नहीं, ये भी सही नहीं है। किसी तारे की रोशनी और तीव्रता उसकी दूरी पर निर्धारित नहीं होती, और इसे भी उन्होंने बेहद ही दिलचस्प तरीके से समझाया है। ओल्बर कहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सीज हैं। कुछ धरती के करीब हैं तो वहीं कुछ गैलेक्सीज धरती से बहुत दूर हैं। अब हम जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इन गैलेक्सीज में मौजूद तारों और उनसे निकलने वाली रोशनी की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो चाहे ये तारे धरती से कितनी भी दूर क्यों ना हो, इनकी रोशनी की तीव्रता पर कोई असर नहीं होना चाहिए। आप इसे इस तरह से समझ सकते हो। मान लीजिए कि हमारी धरती एक बड़े से ग्राउंड के बीचों बीच स्थित है। धरती के इर्द गिर्द हजारों सितारे चमक रहे हैं जिनकी रोशनी सीधे सीधे धरती पर गिर रही है। अब जैसे जैसे आप पृथ्वी से दूर जाते हो तो तारों की मात्रा भी बढ़ती जाती है। और ये मत भूलिए कि ये ग्राउंड इनफाइनाइटली बड़ा है, यानी कि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स के स्टार्स हैं। इस हिसाब से तो ओल्बर का कहना बिल्कुल सही है। आकाश में इतने सारे तारे हैं कि उनकी तीव्रता दूर जाते जाते भी बढ़ने ही लगेगी, और हमारा अंतरिक्ष पूरी तरह से लाइट से घिरा हुआ होना चाहिए। और एक बार सोचें तो ये समझना भी मुश्किल नहीं है कि तारों से इतनी ज्यादा रोशनी और रेडिएशन निकलेगी कि हमारी धरती ही भाप बन जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारी धरती अभी भी सही सलामत है और रात के समय आकाश भी पूरी तरह से काला है। तो क्या ओल्बर का कहना गलत है? अगर गलत होता तो आज हम इसके बारे में जान नहीं रहे होते। ओल्बर के इसी सवाल की वजह से हमारे ब्रह्मांड के बहुत से रहस्य उजागर हुए थे। चलिए देखते हैं कि कैसे। आप एक आसान सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। रात के समय बाहर जाकर ऊपर आकाश की तरफ देखिए। ये पूरी तरह से काला है, पर शायद आपको चांद और थोड़े बहुत तारे दिख रहे होंगे। एक अंदाजे से बताऊं तो हमारी आंखें आकाश में लगभग 3000 तारों को देख पाती हैं। अब ओल्बर कह रहे हैं कि इस आकाश को सफेद होना चाहिए, लेकिन कहीं से भी हमें ये सफेद नहीं दिख रहा। अब एक बात आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। ओल्बर साल 1758 से लेकर साल 1840 के समय में रहे थे, और उस वक्त में आज की बहुत सी थ्योरीज नहीं थी। किसी ने भी बिग बैंग थ्योरी के बारे में नहीं सोचा था। कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में इंसान नौसिखिए थे। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि ओल्बर उन लोगों में से हैं जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी के होने की पहली सीढ़ी को चढ़ा था। ओल्बर के इस सिंपल से सवाल से आप बहुत से निष्कर्ष निकाल सकते हो। सबसे पहला तो ये कि शायद हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइट नहीं है, और अगर ब्रह्मांड इनफाइनाइट नहीं है तो उसके अंदर मौजूद तारे भी अनंत नहीं हैं। अगर ऐसा सही है तो जब आप ऊपर आकाश की तरफ बहुत से सितारों को देखते हो तब किसी एक दिशा में शायद कोई तारा मौजूद ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर दुनिया इनफाइनाइट नहीं है तो हमारी लाइन ऑफ साइट में बहुत सी जगह ऐसी होंगी जहां पर कोई भी तारा मौजूद नहीं होगा। अब यूनिवर्स भले ही अनंत ना हो, लेकिन तब भी वो काफी ज्यादा बड़ा है, इसीलिए हमारी ज्यादातर लाइन ऑफ साइट में स्टार्स आएंगे ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी आकाश में करोड़ों तारे हैं जिनकी रोशनी बेहद ही तीव्र है। इन सितारों की वजह से अंतरिक्ष के अंदर बहुत सारी लाइट होनी चाहिए थी। अब इसी चीज को समझने के लिए दूसरा निष्कर्ष निकाला गया। वो ये था कि शायद ये ब्रह्मांड हमेशा से ही मौजूद नहीं था, लेकिन किसी समय पर इसके अंदर की सभी गैलेक्सीज पैदा हुई थीं। शायद हो सकता है कि जो तारे हमारी धरती से बहुत ज्यादा दूर हैं, उनकी रोशनी अब तक हमारी धरती पर पहुंची ही नहीं है। अब ये तारे हमेशा से ही ब्रह्मांड में होते तो उनकी रोशनी कब की धरती पर पहुंच गई होती, लेकिन वे कुछ ही बिलियन साल पहले पैदा हुए हैं और उनकी रोशनी अभी भी अंतरिक्ष में ट्रेवल कर रही है और अभी तक धरती पर नहीं पहुंच पाई है। हमारी धरती के चारों तरफ एक निश्चित डिस्टेंस पर स्टार्स मौजूद हैं,
जिनकी रोशनी हमारी धरती तक आती है। इसके अलावा जितने भी तारे इस डिस्टेंस से बाहर के हैं उनकी रोशनी अभी तक धरती पर नहीं पहुंच पाई है। लेकिन ये स्पष्टीकरण भी पूरा नहीं है, क्योंकि अगर ये सही है तो हम मूल रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि एक समय ऐसा था जब ब्रह्मांड और गैलेक्सी जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और फिर तभी अचानक एक यूनिवर्स का जन्म होता है जिसमें स्टार्स पैदा होते हैं और फिर धरती पैदा होती है और फिर तारों से निकलने वाली रोशनी धरती की दिशा में ट्रेवल करने लगती है। इस वजह से ये सवाल उठा कि अचानक एक यूनिवर्स का जन्म कैसे होगा, वो भी इतने बड़े यूनिवर्स का। अब इस बात का कोई तत्काल जवाब नहीं है, लेकिन इन सभी चीजों का ये निष्कर्ष निकलता है कि हमारी दुनिया अनंत नहीं है और ये हमेशा से मौजूद नहीं थी, बल्कि 13.8 बिलियन साल पहले इस यूनिवर्स का बिग बैंग की वजह से जन्म हुआ था और तब से लेकर अब तक ब्रह्मांड लगातार बड़ा होता जा रहा है। अब क्या इतने सारे निष्कर्ष हमें ओल्बर्स पैराडॉक्स के जवाब देते हैं? मान लीजिए कि अब हमारे पास एक यूनिवर्स है जो कि लगातार रूप से बड़ा होता जा रहा है। अब ऐसा सच है तो स्टार्स डॉपलर इफेक्ट नाम की चीज के थ्रू गुजरते हैं। डॉपलर इफेक्ट को समझने का एक बेहद ही आसान सा तरीका है। मान लीजिए आप रोड पर गाड़ी चला रहे हो और आपके पास से एक एम्बुलेंस गुजरती है। अब जैसे जैसे वो एम्बुलेंस दूर जाती है उसके अंदर से निकलने वाली आवाज भी धीमी होती जाती है। एक समय ऐसा आता है जब आपको एम्बुलेंस की आवाज आना पूरी तरह से बंद हो जाती है। बस कुछ ऐसा ही हमारे यूनिवर्स और उसके अंदर मौजूद स्टार्स के साथ हो रहा है। ब्रह्मांड लगातार रूप से बाहर की तरफ एक्सपेंड कर रहा है। इसके साथ ही इसके अंदर मौजूद स्टार्स भी बाहर की तरफ जा रहे हैं। इस वजह से तारों से निकलने वाली वेवलेंथ भी स्ट्रेच हो जाती है और इतनी ज्यादा पतली हो जाती है कि वो इंफ्रारेड लाइट में बदल जाती है। और हम सबको पता है कि इंफ्रारेड लाइट को देखा नहीं जा सकता। इस निष्कर्ष से हम एक और जवाब निकाल सकते हैं। अगर हमारा ब्रह्मांड तेजी से बाहर की तरफ फैलता ही जा रहा है तो वो किसी न किसी स्पीड से इस काम को अंजाम दे रहा है। जाहिर सी बात है कि रोशनी की स्पीड से ज्यादा कोई और चीज नहीं है। इसका मतलब हमारा ब्रह्मांड स्पीड ऑफ लाइट से बड़ा हो रहा है। मतलब तारों से निकलने वाली रोशनी जितनी तेजी से धरती के ऊपर आने की कोशिश कर रही है उतनी ही तेजी से वो उल्टी दिशा में भी जा रही है। ये बिल्कुल रस्साकसी के खेल की तरह है। दोनों तरफ से समान फोर्स लगाया जा रहा है, इसीलिए कोई भी जीत नहीं रहा। रोशनी बस बीच में फंसी हुई है। ना ही वो धरती पर गिर पा रही है और ना ही तो अंतरिक्ष को रोशन कर पा रही है। इसीलिए अब वैज्ञानिक ओल्बर पैराडॉक्स की मदद से पूरी तरह से यकीन करने लगे हैं कि हमारा ब्रह्मांड लगातार रूप से एक्सपैंड होता जा रहा है। जब आप रात में आकाश को काला देख रहे हो तब वो असल में लगातार बड़े हो रहे ब्रह्मांड का सबूत है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हमारी दुनिया बड़ी हो रही है तो इसने कहीं न कहीं से तो शुरू जरूर किया होगा। हर एक बड़ी चीज की शुरुआत एक सिंगल पॉइंट से होती है। वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो वक्त में एक समय ऐसा भी रहा होगा जब हमारा ब्रह्मांड आज के मुकाबले काफी ज्यादा छोटा होगा और शायद उस वक्त हमारा आकाश पूरी तरह से रोशनी से घिरा होगा। अगर आप ऐसा ही सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही हो। उस समय में सच में आकाश पूरी तरह से रोशनी से भरा हुआ था। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या ये रोशनी ब्रह्मांड में कहीं मौजूद है? तो जवाब है हाँ, ये प्राचीन रोशनी अभी भी ब्रह्मांड में है, लेकिन यूनिवर्स के बड़े होने की वजह से इस रोशनी की वेवलेंथ इतनी ज्यादा खिंच चुकी है कि अब उसे आंखों से देखना नामुमकिन हो गया है। ये रोशनी इंफ्रारेड लाइट की रेंज से भी आगे निकल गई है और अब ये माइक्रोवेव बन गई है। बस इसी रोशनी को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMBR कहा जाता है। और ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन एक समान रूप से ब्रह्मांड में फैला हुआ है। आप धरती से जिस भी दिशा में देखते हो तो ये CMBR उसी दिशा में मौजूद होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपनी आंखों से उसे नहीं देख सकते। इसका मतलब कहीं न कहीं ओल्बर सही थे। रात के समय में आकाश में रोशनी जरूर होती है, लेकिन वो उस रेंज में होती है जिसमें हम उसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते। अब आप ही बताइए कि क्या आप सूर्य से निकल रही अल्ट्रावायलेट रेज को अपनी आंखों से देख सकते हो? नहीं ना। रात के समय में भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन लाइट आकाश में फैली हुई होती है, बस उसे देखा नहीं जा सकता। इतनी सारी जानकारी हमने केवल एक छोटे से सवाल से निकाली है कि आखिर रात के समय में आकाश रोशनी से भरा हुआ क्यों नहीं होता। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।